वीरेंद्र अपने कमरे में सो रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि उसके शरीर के ऊपर मानो ढेर सारा वजन रखा हो। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। वो घबराकर पलंग पर बैठ गया। तभी उसे अपने गले पर किसी के हाथ के होने का एहसास हुआ। वो हाथ उसका गला दबा रहे थे। सामने लगे कांच में उसने देखा तो उसके ठीक पीछे एक औरत बैठी हुई थी, जिसका पूरा चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो वीरेंद्र के कंधे पर सवार होकर उसका गला दबा रही थी। वीरेंद्र का पूरा गला सूख गया। वो चिल्लाना चाह रहा था, मगर उसके गले से आवाज नहीं आ रही थी। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस महिला को उठाया और सामने कांच के ऊपर फेंक दिया। कांच चकनाचूर होकर टूट गया। कांच टूटने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी की नींद खुली तो वो घबराकर बोली, क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये कांच कैसे टूट गया? वीरेंद्र कुछ जवाब देता उसके पहले ही उसका मोबाइल बजने लगा। मोबाइल जमीन पर पड़ा था। शायद उसी की चोट के कारण कांच टूटा था। ये क्या? आपने अपना मोबाइल फेंककर इस कांच को तोड़ दिया? वीरेंद्र हैरान हो गया कि उसने अपने मोबाइल से कांच कैसे तोड़ दिया। क्या अभी उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सपना था और उसने अपने ही मोबाइल से कांच तोड़ दिया? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फोन लगातार बजे जा रहा था। वो डरते हुए फोन के पास पहुंचा और जैसे ही उसने मोबाइल उठाया, उसका चेहरा और हाथ बुरी तरह जल चुके थे। वो दर्द से कर्राह उठा। उसकी दर्द भरी आवाज सुन उसकी पत्नी उसके पास आई और उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ? आपको कुछ परेशानी है क्या? वो मोबाइल, वो कांच, देखो मुझे चोट लगी है। ये कहते हुए वो अपने हाथ अपनी पत्नी को दिखाने लगा तो उसके हाथ बिल्कुल नॉर्मल थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या मोबाइल, क्या कांच, क्या हुआ है आपके हाथों में? सब कुछ ठीक तो है? अपनी पत्नी की बात सुनकर वीरेंद्र हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसने पलंग के सामने आकर आईना देखा तो वो भी बिल्कुल साबुत था। हाथ और चेहरे पर चोट के कोई निशान नहीं थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा था? नहीं, ख्वाब तो मैं पहले देख रहा था। फिर मेरा फोन बजने लगा और फिर फोन में ब्लास्ट, एक के बाद एक घटना। ये सब सपना नहीं हो सकता। और घबराते हुए उसने अपने हाथों को देखा तो वो बिल्कुल सही थे। कहीं चोट का कोई निशान नहीं था। तभी फिर से उसका मोबाइल बजने लगा। वो मोबाइल उठाने से डर रहा था। तभी उसकी पत्नी ने मोबाइल उसके हाथ में पकड़ाया। उसने डरते हुए फोन उठाया और कहा, हेलो। फोन पर दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज। क्या हुआ? इतने से डर गया? अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखो तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। मुझे भी तो ऐसे ही तड़पाया था ना तुमने। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी सुन वीरेंद्र और परेशान हो गया। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे क्यों परेशान कर रही हो? कौन है? कौन है फोन पर? इसके पहले कि वीरेंद्र कुछ बोल पाता, उसका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। कॉल लॉग में भी कोई कॉल रिसीव नहीं था। ये देखकर उसकी पत्नी भी परेशान हो गई, क्योंकि फोन उसके सामने ही आया था, मगर कॉल लॉग में कुछ भी नहीं था। वीरेंद्र की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उसे कुछ कुछ याद आने लगा। अरे बेटा वीरेंद्र, इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा सा नाश्ता तो करके जा। मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। मैं वहीं कैंटीन में कुछ खा लूंगा। वैसे भी आज कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है। नए बच्चों की रैगिंग लेने में मजा आएगा। बेटा, तुम लोगों का समझ में ही नहीं आता। जब खुद की रैगिंग की बात आती है तो तुम्हें सब कुछ गलत लग रहा था, मगर अब तुम्हें अपने जूनियर्स की रैगिंग करनी है। देख बेटा, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, वरना तुम्हारा भी जीवन खराब हो जाएगा। माँ, आप ऐसे ही परेशान हो रही हैं।
ये तो सब कॉलेज लाइफ का एक हिस्सा है, सो जस्ट चिल। ये कहते हुए वो कॉलेज में आ गया। कॉलेज में उसके दोस्त पहले से ही कुछ जूनियर्स को घेर कर खड़े थे। हम लोग आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस आप लोग अपना अपना डर हमें बताइए कि किस चीज से आपको डर लगता है। मुझे छिपकली से डर लगता है। मुझे एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है। मुझे अपने पापा से डर लगता है। मुझे भूत प्रेत से डर लगता है। क्या कहा? भूत प्रेत से डर लगता है? भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। होती है, जरूर होती है। देखा तो हमने हवा को भी नहीं, तो क्या हवा भी नहीं होती है? होती है, जरूर होती है। हवा भी होती है, वैसे ही भूत प्रेत भी होते हैं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि तुम बात करोगी तो भूत प्रेत यहाँ पर आ जाएंगे? ये कहते हुए वीरेंद्र जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ जो दूसरे उसके फ्रेंड खड़े थे वो भी उसका साथ दे रहे थे। वो लड़की घबराने लगी। उसकी घबराहट देखकर वीरेंद्र ने उन सबको हंसने से रोक दिया। फिर वो उसकी ओर देखकर बोला, मगर हमने उसे देखा तो नहीं है। जाओ यहाँ से, और अब तुम कॉलेज में हो, इन सब बातों से डरा मत करो। कहते हुए वीरेंद्र ने उसे जाने के लिए कहा तो उसके दोस्त ने उसे रोकना चाहा, मगर वीरेंद्र ने उसे जाने दिया। अरे उसे जाने क्यों दिया? अभी तो उसकी और रैगिंग लेनी थी। उसकी रैगिंग तो लेंगे, मगर अभी नहीं। कॉलेज खत्म होने का वेट करो। कॉलेज खत्म होने के बाद उन लोगों ने धोखे से उस लड़की को अकेले क्लासरूम में बंद कर दिया। शाम होने लगी थी। उस लड़की के पास उसका बैग भी नहीं था कि वो मोबाइल से किसी को कॉल कर ले। वो डरने लगी। कुछ देर बाद जब अंधेरा हो गया, वो चिल्ला चिल्ला कर थक गई। तब क्लासरूम के कॉरिडोर से मोबाइल की घंटी की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद बाहर कोई है जो उसकी मदद कर सकता है। वो दोबारा मदद के लिए पुकारने लगी, मगर किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बल्कि जो मोबाइल बज रहा था अब उसकी जगह किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी। कौन है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज मुझे डराओ मत। देखो देखो, जो कोई भी है प्लीज दरवाजा खोल दो। ये कहते हुए वो दरवाजा जोर जोर से बजाने लगी। तभी अचानक कमरे की खिड़की खुल गई और खिड़की पर कोई साया लहरा रहा था, जिसे देखकर वो डर कर कोने में खड़ी हो गई। दरवाजे के बाहर से कभी किसी महिला के रोने की आवाज आ रही थी, तो कभी चूड़ी खनकने की, तो कभी घुंघरू की। वो बुरी तरह से डर गई और उसका हार्ट फेल हो गया। मगर इस बात से अनजान वीरेंद्र और उसके साथी अभी भी उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। मगर जब लड़की का कोई रिएक्शन नहीं आया तो उन लोगों ने घबराकर दरवाजा खोल दिया और देखा तो लड़की मर चुकी थी। ओह शिट, ये क्या हो गया? अरे हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन ये तो सदमे से मर गई। अब क्या करें यार? अगर किसी को पता चल गया तो हमारा क्या होगा? हम लोग इसके खून के इल्जाम में फंस जाएंगे। अब क्या करें? ये सब तेरा ही आइडिया था ना? आइडिया मेरा था, मगर सहमति तो तुम लोगों ने भी दी थी ना। अब ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए इसकी लाश को कहीं छुपा देते हैं। रोज इतने लोग गायब होते हैं, ये भी गायब हो जाएगी। अगर किसी को लाश मिलेगी तब की तब समझी जाएगी। चलो। अपने दोस्त के कहने पर वो लोग उस लड़की की लाश को ले जाकर कॉलेज के पीछे दफना देते हैं। उस लड़की के घर वाले पुलिस कंप्लेंट करते हैं, मगर पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता। पुलिस को लगता है कि लड़की अपनी मर्जी से कहीं चली गई और वो इस केस को बंद कर देते हैं। मगर उन लोगों को पता नहीं था कि इतने समय बाद वो लड़की अपना बदला लेने के लिए लौट आएगी। वीरेंद्र कहते हुए अपने दोस्त को फोन लगाता है, तो वो भी डरते हुए फोन उठाकर कहता है, वीरेंद्र, मुझे बचा ले भाई, वो मुझे मार देगी, वो लौट आई है। वीरेंद्र घबराकर भागते हुए घर पहुंचता है, तो उस लड़की की आत्मा वीरेंद्र के दोस्त को डरा डरा कर मार चुकी होती है। ये देखकर वीरेंद्र जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अभी पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता देंगे, अपना गुनाह कबूल कर लेंगे, हमें माफ कर दो। मगर वो लड़की जैसे ही हवा में हाथ ऊपर उठाती है,
वीरेंद्र हवा में उड़ता हुआ खिड़की के बाहर लटक जाता है। वीरेंद्र घबराता है, सबको मदद के लिए पुकारता है, मगर वहाँ पर कोई नहीं आता। तभी खिड़की के बाहर खून की बारिश शुरू हो जाती है। उसके सिर के ऊपर हड्डियों के टुकड़े गिर रहे थे। ये सब देखकर वो पूरी तरह डर गया। डर के कारण जब उसने अपनी आंख बंद कर ली तो कुछ देर बाद उसे लगा कि अब उसके आसपास ना खून की बारिश हो रही है, ना ही हड्डियों की बरसात। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली तो वो कमरे के अंदर था और उसने सामने उसी लड़की की आत्मा को बड़े ही भयानक रूप में खड़ी देखा। उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी और चेहरा बालों से ढका हुआ था। बालों से ढका हुआ चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसने अपने भद्दे काले हाथों से उसका गला दबा दिया। मौके पर ही वीरेंद्र की मौत हो गई। जब दोनों दोस्तों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो दोनों की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई, ऐसी रिपोर्ट आई। सभी लोग सोच में पड़ गए कि आखिर इस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ था कि दोनों को एक साथ हार्ट अटैक आ गया। उस लड़की की गुमशुदगी की तरह इन दोनों की मौत भी एक रहस्य बन गई थी।